नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीटी एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत करंट अफेयर बूस्टर की हमारी सीरीज में। आज है भैया सोमवार 11 जनवरी और हम तैयार हैं हमारे 8th सेशन के साथ। तो हमेशा की तरह हमारा पहला सवाल, आप में से कितनों ने अभी तक के पूरे 7 सेशन देख लिए और उसके बाद 8वां सेशन देखने आए हैं? जरा फटाफट कमेंट थ्रेड में कंफर्म कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक का आपको सबसे अच्छा सेशन कौन सा लगा और कौन सा कवरेज सबसे अच्छा लगा, यह हमें जरूर जरूर कमेंट थ्रेड में बताइएगा। प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपसे कहा था कि हम आपके साथ व्हाट्सएप प्रिवेसी पॉलिसी से उपजे विवाद पर आज ब्रीफ चर्चा करेंगे। कई लोगों ने बोला कि इस पे और डिटेल इनपुट्स चाहिए, तो मेरा नॉलेज सीरीज का जो दूसरा सेशन होगा वो इसी के ऊपर होगा, व्हाट्सएप प्रिवेसी पॉलिसी कंट्रोवर्सी। तो मैं वो आपको आज या कल में प्रस्तुत कर दूंगा। तो दोस्तों, हुआ यह है कि अचानक से व्हाट्सएप ने कुछ नए रूल्स बताए, जिसके बाद थोड़ी हलचल हो गई। मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं कि यह पूरी क्राइसिस दरअसल है क्या। जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक फैमिली ऑफ एप्लीकेशंस का एक सदस्य एप्लीकेशन है। फेसबुक कंपनीज या फेसबुक फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशंस जो हैं, उसमें बहुत कुछ आता है। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और कई चीजें हैं। मार्क जकरबर्ग ने बहुत पहले यह कह दिया था कि हम ये सारा डेटा इंटीग्रेट करना चाहते हैं ताकि उसको हम सीमलेसली यूज कर पाए। अब पिछले 5 सालों में मार्क जकरबर्ग की डेटा प्रिवेसी को लेकर जो रेपुटेशन बनी है, उस वजह से व्हाट्सएप द्वारा नई प्रिवेसी पॉलिसी लाना, निजता नीति जो लाते हैं, जो हर यूजर को एक्सेप्ट करना कंपलसरी होती है, तो बवाल मच गया। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्हाट्सएप पहले से हमसे लेता आ रहा है, लेकिन अब क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक के साथ बहुत टाइट इंटीग्रेशन करने जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात, भारत के यूपीआई ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में फोन पे और गूगल पे के बाद व्हाट्सएप पे प्रैक्टिकली तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर बनकर ये तीनों के हाथ में पूरा यूपीआई आ जाएगा थर्ड पार्टी ऐप में, तो लोग बहुत घबराए हुए हैं। क्योंकि व्हाट्सएप की नई प्रिवेसी पॉलिसी में आपका सारा ट्रांजैक्शन डेटा, पूरा ट्रांजैक्शन बिहेवियर, ये सब भी फेसबुक के साथ सीमलेसली शेयर होने वाला है। तो बेसिकली व्हाट्सएप और फेसबुक को रिटेल के एरिया में तेजी से धकेलने की कोशिश मार्क जकरबर्ग की है। पैसा बनाना है डेटा पे से। मैं अपने डिटेल सेशन में, नॉलेज सीरीज के सेकंड सेशन में, इसको बहुत अच्छे से अलग से कवर करूंगा, देख लीजिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ और फेसबुक ग्रुप ने ये नई प्रिवेसी पॉलिसी लाई जो यूरोप के अलावा सब जगह लागू है, तो मेरा पहला सवाल, why is the Facebook and WhatsApp new privacy policy not applicable to European Union? यूरोपीय संघ के जितने भी नागरिक हैं उनके ऊपर ये नीतियां लागू नहीं होती, बाकी पूरी दुनिया में होती। आई बात समझ में? तो मेरा पहला सवाल वो है, जो वॉलंटियर्स क्वेश्चंस कंपाइल कर रहे हैं, आप भैया समाज सेवा का काम कर रहे हो तो तुम तो समाज सेवी ऑलरेडी हो गए, पद्मश्री लेके जाओगे एक दिन, बहुत बढ़िया। माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा ही इन्होंने कहा, उसके बाद काफी सारी चर्चा सोशल मीडिया में, ट्विटर पर इस पर हुई कि क्या कुछ और दूसरे ऐप्स ऐसे हो सकते हैं जो हम व्हाट्सएप को छोड़ के उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं। कई लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं। और ये बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस की उभरती हुई नीति को देखते हुए लिया गया मार्क जकरबर्ग का निर्णय है। बात समझ में आई दोस्तों आपको? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, व्हाट्सएप की बात करते करते हमारी कॉलर ही बाहर निकल आई। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, a lot of this is happening even today, but now deeper level of data sharing will be done। ये है सारी चिंता की बात कि थोड़ा गहरे लेवल पर डेटा की शेयरिंग होगी, ये बहुत चिंता की बात है। सिग्नल डज नॉट सेल, अब ये दूसरी जो ऐप आ गई है जिसपे हजारों लोग, लाखों लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, वो किसी भी तरह से ऐप डेटा का मोनेटाइजेशन ही नहीं करता है। फेसबुक का ये कहना है कि आपको सर्विसेज हमसे बिना पैसे की भी चाहिए और आप डेटा मोनेटाइजेशन भी नहीं चाहते हो, तो हम एप्लीकेशन चलाएंगे कैसे? एनीवे, वो एक काफी सतही लॉजिक है, डिटेल में तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। व्हाट्सएप आप जानते ही हैं, इजराइल की कंपनी द्वारा बनाया हुआ एक पेगासस सॉफ्टवेयर पूरे व्हाट्सएप को आसानी से हैक कर लेता है। दुनिया भर की जासूसी कंपनियों को इजराइल ने पेगासस सॉफ्टवेयर बेचा था, भारत की सरकार को भी। पिछले साल कितना इसको लेके बवाल हुआ था, आप अखबार चेक करें, आपको पता चलेगा, गूगल देखें, पता चलेगा। और बहुत सारे लोगों की प्रिवेसी ब्रीच हुई थी, उनका पूरा व्हाट्सएप पढ़ लिया गया था। एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो कहने की बात रह गई थी, मतलब व्हाट्सएप भी ब्रीच होता है। अब ये बात कैसे पता चली थी?
अमेरिका में केस किया गया था पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी पे, जिसमें भारत के लोगों का व्हाट्सएप हैक हुआ। ये अमेरिकन कोर्ट में फेसबुक ने कहा, तो भारत में सारी बात आई। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ ऑल द थिंग्स दे एक्चुअली स्टैक अप। तो बेसिकली व्हाट्सएप जो है आपसे ज्यादा डेटा चाहता है, आपसे ज्यादा डेटा लेने के बाद उसकी शेयरिंग ज्यादा करना चाहता है, और वो ये बोलता है कि जैसे जैसे बिजनेसेस व्हाट्सएप का अब लाभ लेना शुरू कर चुके हैं, हमारे लिए ये इंटीग्रेशन जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं, पहले ही दिन से व्हाट्सएप ऑलरेडी आपसे बहुत कुछ लेता आ रहा है। वो लोग आज थोड़ा पीपल हैव वोकन अप एंड दे हैव स्टार्टेड सीइंग इट, लेकिन पहले दिन से ही था। दूसरी एक और बात बता दूं, एक गलतफहमी लोगों को हो गई है कि अब व्हाट्सएप आपके सारे पर्सनल फोटोज, पर्सनल चैट्स और ये सब भी पढ़ना शुरू करेगा। और ये जैसे ही अखबारों में आने लगा, मीडिया में, कई लोगों का तो गला ही सूख गया, क्योंकि जो जो कारनामे लोगों ने व्हाट्सएप पे किए हैं, तो उसके लिए तो उनको अलग से इनाम मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको ऐसे सभी डरे हुए लोगों को मैं शांत कर दूं, व्हाट्सएप आपकी पिक्चर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी चैट्स, इसको नहीं पढ़ सकता है। उसकी शेयरिंग ना पहले होती थी ना अब होने वाली है। दे आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एंड नो वन अदर देन यू एंड द रिसिपिएंट कैन एक्चुअली सी इट। अब आप अपना मोबाइल कहीं छोड़ के चले जाओ और कोई पढ़ ले, तो यार उसमें व्हाट्सएप की गलती नहीं होगी। तो नई प्रिवेसी पॉलिसी में भी वही है, और लोग धीरे धीरे टेलीग्राम और सिग्नल की तरफ मूव कर रहे हैं, और इस पर बहुत सारा एनालिसिस अलग से अवेलेबल है। तो हमारा दूसरा सवाल, they say that data is the new oil. What are the various implications of this over the next 10 years? ऐसा कहते हैं कि जो डेटा है ना, वो इस 21वीं सदी का नया कच्चा तेल बन गया है। तो ऐसा क्यों कहते हैं, और आने वाले 10 सालों में डेटा इज द न्यू ऑयल का रियल मीनिंग क्या होगा? तो ये समझ में आ गया आपको। इस पर और विस्तार में हम आपको अलग से सेशन में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, दुनिया भर में जो है वैक्सीन्स लगना शुरू हो गई हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको जो वैक्सीनेशन के सारे कैंप्स लगने दुनिया भर में शुरू हुए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दूं, मैं आपको एक बहुत ही ड्रामेटिक न्यूज दिखाना चाहता हूं। आज क्या तारीख है दोस्तों? 11 जनवरी 2021। आज से ठीक 1 साल पहले चाइना में हुई मौत की पहली खबर ग्लोबल मीडिया में छपी थी। कोविड की पहली मृत्यु दुनिया में रिपोर्ट हुई थी 11 जनवरी 2020 को, और यह है वो ड्रामेटिक खबर। किसने सोचा था उस दिन कि क्या हो जाएगा? वैसे ये खबर झूठी है, क्योंकि ये पहली रिपोर्टेड डेथ है। इसके पहले सैकड़ों लोग चीन में मर गए थे, जिसे शी जिनपिंग की सरकार ने पूरी तरह दबा दिया। पूरे वुहान का लॉकडाउन कर दिया था, लोगों के घरों पे गत्ते लाद दिए थे, और सबको खाना सरकार सप्लाई कर रही थी कई हफ्तों तक। तो सच्चाई तो कभी बाहर आने ही नहीं वाली है, सब दबा दिया। दे हैव डन एंड डस्टेड इट, बट आई थॉट आई शुड ब्रिंग इट। और 1 साल ने दुनिया को कैसे बदल दिया है। हमारे लिए ये वर्ष भारत के लिए अच्छा नहीं रहा है। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी चुनौतियों से घिरी हुई थी, घिरी हुई है, और अब वो और बड़ी चुनौतियों में घिर गई है। हमें जो करना था, हम उससे भटक कर अब ये दवाइयों और वैक्सीन में ऐसे उलझ गए हैं कि निकलते निकलते कई क्वार्टर्स लगेंगे। लेकिन अब क्या करें, सर पर तूफान आ गया है, तो भैया तूफान से तो लड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यह है दुनिया की आज की परिस्थिति। लगभग 45 देशों ने ऑलरेडी फुल स्पीड में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। गुड न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज है। देखिए, कई लोगों के मन में यह भी चिंता है कि क्या इतना रैपिड वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम का कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा। दुनिया में, जैसा आप जानते हैं, मैंने अभी तक के सेशंस में अलग अलग वैक्सीन, उनकी जो साइंटिफिक पद्धति है, सब कुछ आपके साथ शेयर किया है, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो बताया ही है। तो प्यारे दोस्तों, 45 से ज्यादा देशों ने जो ये फटाफट शुरू किया है, कई लोग कह रहे हैं कि भैया इसमें तो बहुत रिस्क है, इसमें अगर कोई 1-2 वैक्सीन फेल हुई तो करोड़ों लोगों में रिएक्शन आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, काफी रिगरस टेस्टिंग तो हुई है। हालांकि सारे इमरजेंसी अप्रूवल्स हैं। भारत बायोटेक के केस में भोपाल के बहुत सारे गैस पीड़ित लोगों पर उन्होंने लगा दिया वैक्सीन बिना बताए कि तुम ट्रायल में हो। ये सब भी गलतियां हो रही हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये कंपनियां एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड वी ऑल कैन ओनली प्रे टू द क्रिएटर कि भैया कोई बड़ी गलती कहीं ना हो। बाकी अब ये तो आने वाले 6 महीने में पता चल ही जाएगा सबको, आने वाले 12 महीने में पता चल ही जाएगा।
बहरीन नाम का जो प्यारा सा छोटा सा देश है मिडिल ईस्ट में, उसने 100% जनता को टीका लगाने के दिशा में कदम उठा लिया है। लेकिन बाकी के सारे देश जो बड़े देश हैं जैसे कि भारत है, इन्होंने कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 प्रायोरिटाइजेशन करके अलग अलग समूहों को टीका लगाने की तैयारी की है। 3 बेसिक ग्रुप होते हैं प्यारे दोस्तों, और आप जानते हैं मैंने आपके साथ वो डिस्कस कर लिया। 1 करोड़, 1 करोड़ और 28 करोड़ को मिलाकर इस तरह से 30 करोड़ की हमारे यहां होने वाली है पूरी की पूरी वैक्सीन। 3 करोड़ की वैक्सीनेशन जो है पहले राउंड में होगी और उसके बाद हम 50 करोड़ तक जाएंगे। मोर देन 30 कंट्रीज आर यूजिंग द फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन mRNA मॉडल। ये समझ में आया आपको? तो भारत में हम ये लेकर नहीं आए हैं फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन, क्योंकि इसकी जो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, ये स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा कठिन है। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। और इसलिए भारत ने यह ना लेते हुए, और ये महंगी भी बहुत है, भारत ने तय किया है कि ओनली यूके एंड इंडिया आर करंटली गोइंग विद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट उसको करोड़ों की तादाद में बना रहा है, एक्सपोर्ट की भी उसको परमिशन है। जो कोवैक्सीन का हमारा पूरा कोवैक्स का जो इनिशिएटिव है ग्लोबल, उसके अंदर 190 देश जुड़े हुए हैं, वो मैंने पिछले सेशन में लिया था। इंडियन नेम इज कोविशील्ड। तो ये है अलग अलग कैटेगरीज में। सीएनबीजी चाइना यूज कर रहा है, मॉडर्ना यूएस, कनाडा, फाइजर बायोएनटेक आज की तारीख में मैक्सिमम देश, और ये बहुत पैसे वाला काम होगा। ये केवल वही देश कर रहे हैं जो एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत महंगी वैक्सीन है। और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यूके के साथ में, अब इंडिया में ये बस अभी शुरू होगा, और प्रधानमंत्री ने सभी चीफ मिनिस्टर्स से बात करके उस चीज को लॉक कर लिया और आगे बढ़ने की तैयारी हो चुकी है। तो ये है पूरा पूरा पॉलिसी वाइज वैक्सीनेशन का खेल। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी 2022 तक दुनिया की ट्रेड और कॉमर्स की पूरी डायनामिक 2019 दिसंबर जैसी वापस हो सकती है। बट देन एज आई सेड, वेट एंड वॉच। तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाई हैजंट इंडिया डिसाइडेड टू गो फॉर द फाइजर बायोएनटेक टाइप ऑफ वैक्सीन्स? ये अगला सवाल। और उसके बाद एक और, कंसर्न्स आर रेज्ड अबाउट द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द mRNA वैक्सीन्स। mRNA वैक्सीन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सी चिंताएं जाहिर की गई हैं। कमेंट ऑन द साइंटिफिक साइड ऑफ इट। तो उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है mRNA का, कि क्या उसमें दिक्कत होती है, बताइए। प्यारे दोस्तों, हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी है, हमारे सारे कोर्सेज जो YouTube पर प्रीमियम सेक्शन में चलते थे, वो आज से ही हमारी ही साइट पर शिफ्ट हो गए हैं। तो आप सभी का हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही हाई वैल्यू एडेड और बहुत ही रीजनेबली प्राइस कोर्सेज हैं। करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम महीने में 20 बार प्रस्तुत होता है, पावर ऑफ 10 हर संडे आता है, और ये बहुत हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं। आप इसमें 1 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स का एनरोलमेंट ले सकते हैं। पावर ऑफ 10 में अगर आप 12 मंथ्स के लिए जाते हैं तो साथ में हमारा इंग्लिश क्रैकर कोर्स का 100 सेशन का कोर्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। तो आप हमारी साइट पर आ जाइए, pteducation.com, कोर्सेस अवेलेबल में देख लीजिए, सारे कोर्सेस, इसके 3 वेरिएंट्स और इसके 3, आप किसी में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑटो रिन्यूअल में रहता है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और शॉर्ट लिंक हमने यहां आपको दे दी है, अगर ये शॉर्ट लिंक भी आप याद रख लें, और नहीं तो सीधे pteducation.com पे जाके कोर्सेज अवेलेबल में जाके देख लीजिए और आज के आज एनरोल कीजिए, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। हमारे प्रीमियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी सब आज से पीटी साइट पर शिफ्ट हो गए, तो जरा यहाँ यूट्यूब पर हमारे फ्री सेशंस में कमेंट थ्रेड में सबकी हौसला अफजाई कर दो यार गुरु। Very happy to tell you that the much awaited PT Current Affair Annual Compendium 2020 is now out. हमारा करंट अफेयर्स का एनुअल कंपाइलेशन 2020 आज रिलीज हो चुका है। हमारी एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स और सब्सक्रिप्शन कोर्सेज के स्टूडेंट्स को ये पार्ट ऑफ द कोर्स ही मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप अभी के अभी हमारे बुक स्टोर पे जाके, लिंक हमने दी है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही लीजिएगा, लिंक एक्टिव है, इसे परचेस कर सकते हैं। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है 2020 के सारे 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 करंट अफेयर्स के रिवीजन का। ये अपने आप में एक बहुत वास्ट कंपाइलेशन ऑफ टॉपिक्स है जो आप लगातार पढ़ सकते हैं। पीडीएफ है तो यू कैन सर्च एंड फाइंड एनीथिंग, एंड दिस शुड टेक केयर ऑफ द टफेस्ट ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो। आगे बढ़िए, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए भी ये बहुत यूजफुल होगा। साल भर की टीम की मेहनत से ये तैयार होता है। गो अहेड, लिंक इज एक्टिव, परचेज एंड स्टार्ट रीडिंग। प्यारे दोस्तों, बिग टेक हैज ड्रॉन द मेगा लाइन।
देखिए अमेरिका में क्या हो गया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन डोनाल्ड ट्रंप का जो नारा है वो एक्चुअली वॉर क्राई हो गया, बैटल क्राई हो गया। और पिछले उन्होंने 4 सालों में अपने खास समर्थकों को इतना रेडिकलाइज कर दिया कि 6 दिसंबर को उन्होंने दंगा कर दिया, 5 लोग मारे गए, पुलिस वाले को तो झंडे के डंडों से पीट पीट कर मार डाला गया। अब क्या पूरा अमेरिका घबरा गया है देख के। दूसरी बात क्या हुई है दोस्तों, बहुत भयंकर, अमेरिका में जितने डोनाल्ड ट्रंप के ये रेडिकलाइज सपोर्टर्स हैं, उनके सारे सपोर्टर्स रेडिकलाइज नहीं है, लेकिन जितने हैं उन्होंने खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे दी है कि तो क्या हुआ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो तुम देखो अब हम बंदूकों के साथ आएंगे, और वो आ भी जाएंगे। देखिए वंस अ माइंड इज रेडिकलाइज्ड इट जस्ट नीड्स समवन टू गिव अ गन इन दी हैंड, उसके बाद ट्रिगर वो पुल कर देगा, क्योंकि ही इज रेडिकलाइज, अब उसकी रैशनल थिंकिंग की पावर खत्म हो चुकी है। तो अमेरिका में ऐसे लाखों लोग हैं जो ट्रंप के लिए बंदूक उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा 20 तारीख को देखो हम क्या करते हैं, और वो कर भी डालेंगे। इसीलिए सारे सोशल मीडिया जायंट्स ने एक एक करके मेगा क्राउड को एलिमिनेट करना अपने पोर्टल से शुरू कर दिया है। ट्विटर से बहुत सारे, डोनाल्ड ट्रंप को तो सारे ही प्लेटफॉर्म से डी प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। ट्विटर का ऑल्टरनेटिव जो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पार्लर, ये डोनाल्ड ट्रंप के सारे रैबिट सपोर्टर्स हैं, और उन्हें किस प्रकार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ने खदेड़ दिया। और ट्विटर का जो एक ऑल्टरनेटिव है जिसको पार्लर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा रेडिकल राइट के द्वारा यूज हो रहा था, और उस पर अनाप शनाप कुछ भी वॉयलेंस की बातें। तो जितने भी ऐप स्टोर्स हैं, एप्पल के हैं, गूगल के हैं, उन्होंने पार्लर को ही बाहर कर दिया। आप समझ रहे हैं ना, ट्रंप को सबने ब्लॉक कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल भी हिंसा की बातें नहीं कर रहा है अब। उस वजह से समाज में अभी हिंसा नहीं फैली, क्योंकि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया भी करने लगता तब तो गए थे काम से। ट्रंप हेंस इज आइसोलेटेड। अब पुलिस एक एक करके इन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है, धर दबोच रही है पूरे अमेरिका में। उसके अलावा एयरलाइंस ने एक एक करके लोगों को आइडेंटिफाई करके नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि जो लोग 20 तारीख के लिए, 20 तारीख को जो बाइडेन की शपथ ग्रहण इनॉग्रेशन कहते हैं, वहां जो आने वाले हैं वो आके हिंसा करेंगे, तो लोगों को प्लेनों में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है कि ये तो पता है तो रैबिट राइट का है तो इसको तो जाना ही मत दो। ट्रंप हैज नॉट एक्सप्रेस्ड एनी रिग्रेट। सबसे खतरनाक बात बताऊं मैं आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो लोग मरे हैं और पुलिस वाले भी, उनके लिए एपोलॉजी का एक शब्द भी नहीं बोला है, रिग्रेट का एक शब्द भी नहीं बोला। यहां तक कि माइक पेंस को वो लोग फांसी का फंदा लेके लटकाने गए थे, इनके मेगा सपोर्टर्स, माइक पेंस से इन्होंने बात भी नहीं की उसके बाद में। और माइक पेंस ने कहा है कि मैं इनॉग्रेशन में जाऊंगा जो बाइडेन के। तो आने वाले 1 महीने में हिंसा होना ऑलमोस्ट तय है, इसलिए अब वहां की सरकार तैयारी कर रही है। सरकार मतलब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि सरकार तो ट्रंप है और ट्रंप तो खुद इंस्टिगेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी हॉरिबल सिचुएशन। और इसने अमेरिका को जो झटका दिया है, इमेज को जो झटका दिया है, ये कई दशकों तक ठीक नहीं हो पाएगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, हाउ कैन रेडिकलाइज माइंड्स बी इवेंचुअली डी रेडिकलाइज्ड? ये एक ऐसा सवाल है जो सारी दुनिया पे लागू है 21वीं सदी में, क्योंकि सोशल मीडिया ने जो गुड़गुबर किया है पूछिए मत। अच्छा भी बहुत किया है, ऐसा नहीं है। ट्रंप कमिटेड इम्पीचेबल ऑफेंसेस, इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि पार्लर के ऊपर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। इसीलिए पार्लर को डी प्लेटफॉर्म किया गया। अब जितने रिपब्लिकन पार्टी के भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी के संदर्भ में जो कुछ किया है वो तो एक तरह से अपराध ही है, और इसके लिए उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। एक बार ऑलरेडी सफलतापूर्वक चल भी चुका है, लेकिन उससे डिसमिसल नहीं हुआ था। तो क्या था पहला इंपीचमेंट, हमें बताइएगा, जो ठीक 1.5 साल पहले हुआ था। अब खुद रिपब्लिकन पार्टी के बड़े लोग ये कह रहे हैं, 2-4 ने कहा है अभी तक, कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है ये तो इंपीचमेंट के लायक है। और डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि 20 जनवरी के पहले पहले हम इनको इंपीच करके निकाल देना चाहते हैं, बेसिकली हटा देना चाहते हैं। और अगर वो लोग कर पाए, हालांकि बहुत मुश्किल है अभी, लेकिन अगर कर दिया तो फिर उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगना भी तय है और जेल जाना ऑलमोस्ट तय है। और उसके अलावा दूसरे बहुत सारी चीजें पहले से उनकी चली रही हैं, स्पेशली द कोल्यूजन विद रशिया विच हैज ऑलवेज बीन ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। लेकिन 2016 से उन पे आरोप है कि 2016 का चुनाव उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की बहुत बड़ी सोशल मीडिया सेना के द्वारा फेसबुक प्लेटफॉर्म को मैनिपुलेट करवा के जीता था। वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है ही, जिसपे पूरी जांचें भी बैठी हुई हैं। और फेसबुक के बारे में वहीं से लोगों को समझ में आया कि ये क्या करता है।
और वहीं से मार्क जकरबर्ग को हमने ग्लोबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद प्रदान किया, क्योंकि उनके हाथ में सारे चुनाव आ गए हैं। बाकी तो अब हम आप वोट डालने जाते हैं, लेकिन दिमागों पे कब्जा उन्होंने कर लिया है। और अगर ट्रंप इंपीच होते हैं, क्रिमिनल चार्जेस आएंगे और पार्लर को हटा दिया गया है। तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में और बहुत भयंकर। ये देखिए ना, गेट द फायरिंग स्क्वाड रेडी, पेंस गोज फर्स्ट। 6 जनवरी का बता रहा हूं कि पेंस को गोली मार दो, फांसी पे लटका दो। यकीन ही नहीं होता कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं रेडिकलाइजेशन के। तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। इन पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती। थोड़ा रिसर्च करें, एग्जाम की तैयारी में काम आएगा। कमेंट थ्रेड में भी उत्तर लिखें और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत लंबा चौड़ा पावर कट अभी हुआ, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका था कि आपके साथ भारत के पावर सेक्टर पे थोड़ी सी हम जानकारी आपको दे दें। हालांकि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो तो इन चीजों को ज्यादा जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमने सोचा मौका अच्छा है, आपदा में अवसर। तो हमने भी इस पाकिस्तान की आपदा में खुद के लिए अवसर ढूंढ लिया। भारत की आज की टोटल एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी है 373 गीगावाट। हर महीने ये चार्ट सीए देता है। प्यारे दोस्तों, अखिल भारतीय स्थापित क्षमता मेगावाट में 1000 मेगावाट यानी 1 गीगावाट, और यह है 373 गीगावाट। यह है भारत की आज की कैपेसिटी। ध्यान रखना, जिसमें जो थर्मल पावर है ना, यानी कोयला, डीजल, गैस जला के जो सबसे खतरनाक होती है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस, वो है 231 गीगावाट। और जो रिन्यूएबल एनर्जी आज की तारीख में है वो है 90 गीगावाट। समझ में आ गया। बचा हुआ फिर न्यूक्लियर आ गया, हाइड्रो आ गया। न्यूक्लियर को लेकर तो ये डिबेट ही है कि वो रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है। तो यह है भारत की आज की स्थापित विद्युत क्षमता। यह आपको मालूम होना चाहिए। पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़िएगा, ये बहुत शानदार चार्ट है, समराइज कर देता पूरे भारत को। और भारत 2021 से 30 में एक बड़ी विरोधाभासी नीति पे काम कर रहा है। दुनिया उसकी तरफ धीरे धीरे इशारा कर रही है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारत ने जो है काफी सिंसियरली रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी बड़े बड़े कमिटमेंट्स किए हैं, और हम कर भी रहे हैं। सोलर हो, विंड हो, रूफटॉप हो, कोशिश है। लेकिन पैरेलल में हम कोयले का और गैस का भी उतना ही व्यापक स्तर पर यूज हमारा प्लान है अगले 10 साल में। तो हम दोनों ट्रैक पे चल रहे हैं, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी। एंड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स से कि भाई एक ट्रैक पे आप चलो, 2 पे कैसे। लेकिन सरकार अभी दोनों पे चल रही है क्योंकि हमारी मजबूरी भी है कि हम एक साथ रिन्यूएबल में नहीं भी जा सकते हैं, उसके कारण भी हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट विल बी एन आइडियल एनर्जी मिक्स फॉर इंडिया फ्रॉम द 2030 पर्सपेक्टिव। 2030 के हिसाब से भारत के लिए एक आइडियल एनर्जी मिक्स क्या होगा। तो दोस्तों, अब हम पाकिस्तान की जो बात करेंगे, वहां पर बहुत लंबा चौड़ा अभी 3 दिन पहले एक नेशनल पावर आउटेज हो गया। मतलब पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो जाता है ना, एक एक करके ग्रिड के हिस्से जो है गिरने लगते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिसमैच होता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का मिसमैच होता है। बहुत अच्छा कवरेज इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है। 9 जनवरी की रात को यह होना शुरू हुआ और एक एक करके बड़े हिस्से टूटते चले गए ना। बिजली की सप्लाई रुक जाती है, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है सिस्टम को बचाने के लिए फ्रीक्वेंसी मिसमैच से। और सडन ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम लेट टू दिस। तो उनके वहां एक गुड्डू पावर प्लांट है जहां से गड़बड़ होना शुरू हुई, और एक जगह गड़बड़ होती है तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जानते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान है अभी। बाकी लोग थोड़ा डर गए कि सर बहुत टेक्निकल हो रहा है। अब क्या भैया, ये सब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें मालूम होनी चाहिए, इंप्रेस करने में काम आता है। फ्रीक्वेंसी मिसमैच, डिमांड सप्लाई मिसमैच, और कुछ नहीं तो इतना ही बोल देना। और उसकी वजह से एक एक करके सारे एलिमेंट टूटने लगते हैं। इसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट इन अ ब्लैकआउट। याद रखना इसको। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, एक के पीछे एक डोमिनो इफेक्ट होता है। एक से जुड़ा दूसरा, दूसरे से जुड़ा तीसरा, एक्सेट्रा। और इसकी वजह से लगभग 10 गीगावाट तक की पावर में असर आ गया। और पावर क्राइसिस एक्चुअली 2009 से चल रही है, क्योंकि यहां सब्सिडीज वगैरह इतनी ज्यादा दी जाती हैं कि उतना रेवेन्यू नहीं आता। सरकार कंज्यूमर्स के लिए सही प्राइस नहीं चार्ज कर पा रही है, पॉलिटिकल कंपल्शंस, और प्राइस चार्ज नहीं होती है तो रेवेन्यू नहीं आता है। तो सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, तो पावर बनाने वाली कंपनियों को रेवेन्यू नहीं दे पा रही है, सब्सिडी नहीं दे पा रही है। तो वो लोग ऑयल और गैस और कोयला जिनसे खरीदते हैं उनके पेमेंट कई बार नहीं कर पाते हैं, तो प्रोडक्शन ही ठप हो जाता है।
आप समझ रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चरल जो रेवेन्यू साइड का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक भारत से पावर खरीदने की बात करता रहा, लेकिन भारत के साथ बायलैटरल रिश्ते बिगड़ जाने की वजह से भारत उसको पावर भी नहीं बेच पाया। तो जब तक सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग होना अवश्यम भावी है, होता ही रहेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर अगर आप टेक्निकली पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही भयंकर स्लाइड मैंने बनाई है। अगर आप में जिगरा है तो इस पूरी स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। पावर ट्रिपिंग और ये फ्रीक्वेंसी मिसमैच से क्या होता है तकनीकी भाषा में बताया। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट सम ऑफ यू हु आर स्कॉलरली, आप थोड़ा स्कॉलरली टाइप के हैं, पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा अपनी तरफ से मैं आपको दे दूं। तो इस पर मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है, एक्सप्लेन द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच अ पावर ब्लैकआउट कैन हैपन इन अ मेजर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। अब भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है प्यारे दोस्तों, वो तो कंट्री वाइड सिंक्रोनस ग्रिड हम बना चुके हैं, और ये है पावर मैप ऑफ इंडिया, लेटेस्ट भारत सरकार की साइड से। हमारे सारे अलग अलग सेक्टर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर दिए गए हैं, और ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है नेशनल ग्रिड का एवोल्यूशन, ये ओवर पास 40 इयर्स धीरे धीरे हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ, और इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट गया, बहुत सोच गई है, और आज भारत के पास एक सिंक्रोनाइज ऑल इंडिया पावर ग्रिड मौजूद है, जिसका पूरा कंट्रोल स्टेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रिपिंग नहीं हो उसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी और मौका मिलेगा तो हम आपके साथ जरूर जरूर चर्चा करेंगे। सुनना चाहेंगे इस बारे में आगे तो बताइए कॉमेंट थ्रेड में, और क्या क्या टॉपिक्स आप चाहते हैं हम कवर करें हमें बताएं। हमारा अगला सवाल भी नोट कर लीजिएगा, कमेंट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इन इंडिया। तो बहुत बहुत बधाई हो भारत की ऑल वुमेन पायलट टीम को, जिन्होंने एयर इंडिया की नॉर्थ पोल के ऊपर की पहली फ्लाइट को अंजाम दिया, और अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु इंडिया तक की साउथ इंडिया की पहली ऐसी ट्रांसकॉन्टिनेंटल नॉन स्टॉप फ्लाइट को नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ा के 17 से 18 घंटे में लेकर आए। जो प्लेन इसमें यूज किया गया वो प्लेन है बोइंग 777-200 लॉन्ग रेंज, यह है वो प्लेन। और इस प्लेन से बिना रुके सैन फ्रांसिस्को से जो उड़े, तो वहां से भैया मेरे, ये अमेरिका है, ये अमेरिका से आप उड़े और ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर से निकले 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 और ये इंडिया के बेंगलुरु तक आ गए। और जो पोलर फ्लाइट्स होती हैं, आप केवल नॉर्थ पोल से ही नहीं, आप चाहें तो साउथ पोल से भी जा सकते हैं, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। ये साउथ पोल है, देख रहे हैं आप, लेकिन इन पोलर फ्लाइट्स को अवॉइड किया जाता है। हालांकि यहां टेल विंड का बहुत फायदा मिलता है। क्यों अवॉइड करते हैं? किसी भी एयरलाइन के ऑपरेशन में एक चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, नियरेस्ट फिजिकल लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पास में होना चाहिए। अरे भाई, ऊपर इमरजेंसी आ गई आसमान में, प्लेन में, कहां लैंड करोगे? तो अनलेस द मशीन्स आर वेरी स्टर्डी एंड रिलायबल एंड न्यू, पोलर फ्लाइट्स आर अवॉइडेड। अब यहां इसलिए अवॉइड की जाती कि एंटार्क्टिका में कहां लैंड करोगे, पॉसिबल ही नहीं है, और कोई सपोर्ट भी नहीं दे पाएगा आपको, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत घातक हो सकते हैं। तो पोलर फ्लाइट्स में टेल विंड्स के फायदे के बावजूद जनरली ये इतनी पॉपुलर नहीं होती, लेकिन ये कमाल कर दिया भारत की वुमेन टीम ने। तो भैया कमेंट थ्रेड में एक बार लिख दीजिएगा, द ऑल वुमेन पोलर फ्लाइट टीम जिंदाबाद। एक बार हम भी थोड़ी सबकी तारीफ करें, लोगों को भी अच्छा लगेगा, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, तो जरूर कीजिएगा। और हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ द पोलर फ्लाइट्स टेकन बाय वेरियस एयरलाइंस। मनरेगा में फिर से दिसंबर में बहुत जबरदस्त काम की मांग आई है, और हमेशा आती है लेकिन इस बार बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये वैसे एनुअल ट्रेंड है, क्योंकि जो लेबरर्स खेतों में काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी के जो मजदूरी होती है, उनका काम नवंबर तक खत्म होता है और दिसंबर में एकदम से मांग मनरेगा की बढ़ जाती है। भगवान भला करे स्कीम मनरेगा का। आप जानते ही हैं 2020 के पैंडेमिक में जब करोड़ों करोड़ों नौकरियों का रातों रात विनाश हो गया, उस वक्त मनरेगा ने ग्रामीण तबके के सबसे पंक्ति में पीछे खड़े गरीब आदमी, गरीब औरत को जिंदा रखा। भारत सरकार ने भी एलोकेशंस एकदम से बढ़ा दिए, जो नॉर्मली 60,000 करोड़ रुपए पर ईयर पे फिक्स चल रहे हैं पिछले 7 सालों से, जो बहुत कम है, उसको भी बढ़ा के 1 लाख करोड़ से ज्यादा किया, विच इज वेरी गुड। दिसंबर में 1.9 करोड़ घरों को काम मिला, 2.6 करोड़ ने मांगा था।
और ये है परसेंट डेज जनरेटेड। 2020-21 में अभी तक 302 करोड़ परसेंट डेज हैव बीन जनरेटेड और 2020-21 में अभी तक लगभग 7 करोड़ 6.87 करोड़ घरों को काम मिला है। तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेस है। अरे भाई, अगर नौकरियां हो और दूसरे काम धंधे हो तो लोग मनरेगा में क्यों जाएंगे? मनरेगा इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चॉइस, इट इज एन एम्प्लॉयमेंट फॉर रिलीफ। और आदमी रिलीफ के लिए तब जाता है जब वो दिक्कत में होता है। ये बेसिक फंडा समझ गए कि नहीं आप? लेकिन गनीमत है कि मनरेगा है और गनीमत है कि सरकार उसको बंद नहीं कर रही है। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाई वाज मनरेगा कंसेप्चुअलाइज्ड इनिशियली? सबसे पहले जब इसको लाया गया था उस वक्त की इसके पीछे की सोच क्या थी? और खूब इस पर झगड़ा भी हुआ है, पॉलिटिक्स भी हुआ है। ये बड़ा एक मुझे हंसी आई ये खबर पढ़ के। कंपनियों के ब्रांड के बजट कम हो गए, मार्केटिंग के बजट कम हो गए, तो आज के जो पॉपुलर हीरो हीरोइंस हैं उनको लेने की बजाय कंपनियां गुजरे जमाने के लोगों को निकाल निकाल के अपने विज्ञापनों में सामने ला रही हैं, क्योंकि इनकी डिमांड कम होती है, इनकी शर्तें और नखरे समय के साथ कम हो गए हैं। तो भैया ऐसा है, हर किसी का एक समय होता है, समय निकल जाता है तो उसका रेट गिर जाता है। ये बड़ी मजेदार खबर तो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। बहुत अच्छे ब्रांड्स के बारे में बताया इसके अंदर। नेपाल के प्रधानमंत्री अपना खेल पहले की तरह जारी किए हैं। नेपाल भारत का जो तनाव है उस पर मेरा एक पूरा सेशन उपलब्ध है, लिंक दे रखी है मैंने। फ्री सेशन है, 2.5 घंटे का, पढ़ लेना, पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। और आप जानते ही हैं कि सारा झगड़ा ये जो ट्राई जंक्शन है, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा का, भारत की जो टेरिटरी जिसको नेपाल ने अपने मैप में तुरंत नया मैप जारी करके उसमें शामिल किया था, उसको लेके जो झगड़ा है बहुत तीव्र ढंग से चल रहा है। तो केपी शर्मा ओली ने अभी हाल ही में पिछले महीने वहां की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर दरार पड़ गई है और वो मेजोरिटी में है। मेजोरिटी पार्टी ने संसद को डिसॉल्व किया, क्या मजाक है। और क्योंकि वो अपने विद इन दी कोलिशन वो अपने दूसरे कम्युनिस्ट लोगों को दबाना चाहते थे, तो अंदर झगड़ा चल रहा है। तो इन्होंने एक हाइपर नेशनलिज्म का ट्रैक ले लिया है और वो कहते हैं कि भाई ये जो पूरा काला पानी वाला क्षेत्र है, ट्राई जंक्शन वाली एरिया है, ये तो हम भारत से वापस ले ही लेंगे, लेकिन बातचीत करके प्यार मोहब्बत से ले लेंगे। और उन्होंने कहा कि गलती ये हो गई कि पिछले 50 साल में नेपाल के जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने कभी भी भारत से ये वापस मांगा ही नहीं जो उन्होंने भारत को 60s के वॉर के समय दिया था, ऐसा केपी शर्मा ओली का कहना है। तो दरअसल सच्चाई जो है मैंने वो 2.5 घंटे के मेरे लेक्चर में कवर की है, आप इसे जरूर देखिएगा। और मेरा अगला सवाल नोट करें, कमेंट ऑन द बेसिक कंट्रोवर्सी सराउंडिंग दी काला पानी इशू। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, देखिएगा। बहुत भयानक हादसा जो हुआ है इंडोनेशिया के जेट के साथ में, जावा सागर में ये जाके गिरा और अभी तक की सारी जानकारी यह है कि गिरते समय तक प्लेन पूरा इंटैक्ट था, मतलब ये टेरर एक्ट नहीं है। और वो बिल्कुल नोज डाइव कर गया पानी में और टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या इंटरनल सैबोटाज है, क्या है? अब वो ब्लैक बॉक्सेस मिलने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बहुत भयानक दुर्घटना हुई और ये बिल्कुल अचानक से ऐसे नीचे आ गया। तो क्या इसके अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट थी, इंटरनल टेरर इंसिडेंट था, लेकिन कोई बॉम्ब ब्लास्ट इसमें नहीं मिला है। अब आप मलेशिया के उस प्लेन की याद करें 2013 में जो गायब हो गया था, याद आ रहा है आपको? कौन सा पता ही नहीं चला किसी को कहां चला गया। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स ने ढूंढ के पता कर लिया कि वो कहां गिरा है। एक इंटरनेशनल वेबसाइट है द अटलांटिक, उस पर मैंने आज से 3 साल पहले बहुत डिटेल रिपोर्ट पढ़ी थी। मलेशिया वालों ने वो सब दबा दिया क्योंकि वो एक नेशनल एम्बैरेसमेंट बन गया था। तो ये होता है भैया हादसों में, और ब्लैक बॉक्सेस मिलने के बाद थोड़ा बहुत पता चलता है। तो आप जरूर ज्वाइन कर रहे हैं ना हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेस। मैं उम्मीद करूंगा आपका समर्थन हमें सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10 के हमारे खूबसूरत सब्सक्रिप्शन कोर्सेस में पीटी की साइट पर मिलेगा। आज के जाइए, देखिए, एनरोल कीजिए, 1 महीने के लिए ट्राई कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो अभी तक के सारे सेशन पहले दिन से एक्सेसिबल आपको होंगे एंड आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन दैट यू विल एंजॉय। आज के दोनों एडिट्स भी तैयार हैं। पहला सेंट्रल विस्टा पे है और दूसरा अमेरिका की आदत दूसरों को करेंसी मैनिपुलेटर बोलने की, जबकि गलती उसकी खुद की रहती है, उस पर है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा। अब हम आपसे कल भेंट करेंगे सेशन 9 में, और इसी दौरान हम आपको बहुत जल्द व्हाट्सएप प्रिवेसी पॉलिसी कंट्रोवर्सी पर भी नॉलेज सीरीज का डेडिकेटेड सेशन अलग से देंगे। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।